हेलो साथियों, वेलकम टू एजे ज्ञान दर्पण। साथियों, आज से 12th क्लास की राजनीति विज्ञान का श्री गणेश करने वाले हैं। आज की राजनीति विज्ञान 12th क्लास की पहली क्लास होगी। इस चैनल के माध्यम से 12th क्लास की राजनीति विज्ञान के हर अध्याय को आसान भाषा में समझने का प्रयास करेंगे। आज का ये टॉपिक है शीत युद्ध का दौर, दो ध्रुवीय विश्व का आरंभ। देखिए, यह टॉपिक हटा दिया गया है, लेकिन दूसरे पार्ट यानी कि दो ध्रुवीयता का अंत को समझने के लिए इस टॉपिक को समझना जरूरी है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आइए देखते हैं शीत युद्ध का दौर, दो ध्रुवीय विश्व का आरंभ। देखिए, शीत युद्ध आरंभ नहीं हुआ था, उसके पहले दो विश्व युद्ध हो चुके थे। पहला विश्व युद्ध हुआ था 1914 से लेकर 1918 तक, और दूसरा विश्व युद्ध हुआ 1939 से लेकर 1945 तक। प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ? 1914 से 1918 तक, और दूसरा विश्व युद्ध हुआ 1939 से लेकर 1945 तक। 1945 में, अगस्त 1945 में अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर परमाणु बम गिराए थे। इससे अमेरिका विश्व शक्ति बनकर उभरा और शीत युद्ध का आरंभ हो गया। द्वितीय विश्व युद्ध का समाप्त हो गया और शीत युद्ध आरंभ हो गया। तो दूसरा विश्व युद्ध 1939 से 1945 की समाप्ति से ही शीत युद्ध आरंभ हुआ। यानी कि शीत युद्ध का आरंभ कब माना जाता है? दूसरे विश्व युद्ध की समाप्ति से। जॉर्ज ऑरवेल ने शीत युद्ध की परिभाषा क्या दी है? देखो, शीत युद्ध एक ऐसी शांति है जहां शांति नहीं होती। शीत युद्ध एक ऐसी शांति है जहां शांति नहीं होती। अब शीत युद्ध यानी कि कोल्ड वार, शीत युद्ध एक ऐसी शांति है जहां शांति नहीं होती, यानी कि शांति भी है और शांति भी नहीं होती। यानी कि वहाँ पे विचारधाराओं का युद्ध है ये। इसमें हिंसात्मक लड़ाइयाँ नहीं होती है, लेकिन विचारधाराओं का युद्ध होता है। ये जॉर्ज ऑरवेल ने दी है परिभाषा। शीत युद्ध एक ऐसी शांति है जहां शांति नहीं होती है। दूसरा देखते हैं शीत युद्ध क्या है। जब दो या दो से अधिक देशों के बीच ऐसी स्थिति बन जाए कि ऐसा लगे कि युद्ध होकर रहेगा, लेकिन वास्तव में कोई युद्ध नहीं होता है। इसमें युद्ध की आशंका रहती है हर समय कि युद्ध होगा तो क्या होगा। डर सताता रहता है कि युद्ध हो जाए कहीं, तनाव रहता है, संघर्ष जारी रहता है, यानी कि विचारधाराओं का संघर्ष जारी रहता है। जब दो या दो से अधिक देशों के बीच ऐसी स्थिति बन जाए कि ऐसा लगे, ऐसा महसूस हो कि युद्ध होकर रहेगा, लेकिन वास्तव में कोई युद्ध नहीं होता है। इसमें युद्ध की आशंका रहती है, डर रहता है, तनाव रहता है, संघर्ष जारी रहता है हर समय। शीत युद्ध क्या है? शीत युद्ध विचारधाराओं का युद्ध है। शीत युद्ध विचारधाराओं का युद्ध है। देखिए, अब एग्जाम्पल, शीत युद्ध के एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल देखिए, भाजपा और कांग्रेस लिखा है मैंने। देखिए, भाजपा, अभी चुनाव चल रहे हैं, तो भाजपा क्या करेगी? भाजपा क्या कांग्रेस की तारीफ करेगी? या नहीं करेगी? भाजपा कांग्रेस की तारीफ, बुराई करती है, और कांग्रेस भाजपा की बुराई करेगी। भाजपा अपने आप को बढ़ावा देगी, यानी कि अपने आप की तारीफ करेगी कि मैंने ये किया, मैंने वो किया था। कांग्रेस भी ये करेगी कि मैंने भी ये किया, बहुत से व्यक्तियों के लिए, नागरिकों के लिए सुविधाएं की, वगैरह वगैरह। कांग्रेस अपनी तारीफ करेगी, भाजपा अपनी तारीफ करेगी। भाजपा कांग्रेस की बुराई करेगी, कांग्रेस भाजपा की बुराई करेगी। लेकिन इनके मध्य हिंसात्मक लड़ाई नहीं होती है, केवल विचारधाराओं का युद्ध होता है। देखिए, मैं यहाँ पे भाजपा और कांग्रेस ले रहा हूँ, तो इस कोई भी यह ना समझे, मेरा कोई गलत उद्देश्य नहीं है, केवल बच्चों को समझाना ही मेरा उद्देश्य है। भाजपा और कांग्रेस एक दूसरे की बुराई करती है, और यही चुनाव का जरिया ही यही शीत युद्ध है। शीत युद्ध में क्या होता है? विचारधाराओं का युद्ध होता है, न कि हिंसात्मक रूप से। तनाव रहता है, संघर्ष जारी रहता है, डर सताता रहता है। भाजपा को भी कई डर होता है, जैसे कोई मजबूत कांग्रेस में खड़ा हो गया
तो भाजपा को भी डर रहता है कि कहीं ये जीत ना जाए। तो वैसे ही डर सताता रहता है भाजपा और कांग्रेस में। जो ये लड़ाई होती है, ये विचारधाराओं का युद्ध होता है, यही शीत युद्ध है। देखिए, शीत युद्ध में दो महाशक्तियाँ थी, कौन कौन सी? एक तो था संयुक्त राज्य अमेरिका और दूसरा था सोवियत संघ यानी कि USSR। संयुक्त राज्य अमेरिका एक तरफ को था, कौन सा? अमेरिका, और दूसरी तरफ था सोवियत संघ यानी कि USSR। अमेरिका की विचारधारा थी यानी कि पूंजीवादी विचारधारा, उदारवादी और लोकतंत्र का समर्थक था कौन? अमेरिका। अमेरिका पूंजीवादी, उदारवादी और लोकतंत्र का समर्थक था कौन? अमेरिका। और इधर एक तरफ सोवियत संघ जो था वो साम्यवाद का और समाजवाद का समर्थक था। साम्यवाद और समाजवादी जो विचारधारा थी उसका समर्थक तो कौन था? सोवियत संघ था। यानी कि पूंजीवादी कौन था? अमेरिका, और साम्यवादी कौन था? सोवियत संघ था। देखिए, पूंजीवाद क्या है? जो पूंजीवादी अमेरिका है, पूंजीवाद क्या है? पूंजीवाद ऐसी प्रणाली है जिसमें उत्पादन के साधनों पर, व्यापार पर, उद्योग के साधनों पर स्वामित्व और नियंत्रण निजी व्यक्तियों के हाथों में होता है। यानी कि निजी व्यक्ति जो होते हैं वो पूर्ण रूप से स्वतंत्र होते हैं पूंजीवादी में। यानी कि पूंजीवाद ऐसी प्रणाली है जिसमें उत्पादन, व्यापार तथा उद्योग के जो साधन हैं उन पर स्वामित्व और नियंत्रण निजी व्यक्तियों के हाथों में होते हैं। यही है पूंजीवाद। समाजवाद क्या है? जो समाजवादी सोवियत संघ है, समाजवाद क्या है? समाजवाद ऐसी प्रणाली है जिसमें उत्पादन के साधनों पर या संसाधनों का स्वामित्व, प्रबंधन और विनियमन सरकार द्वारा किया जाता है। यानी कि सरकार के हाथों में होता है उत्पादन के स्वामित्व का, प्रबंधन का और विनियमन का अधिकार सरकार द्वारा किया जाता है, सरकार के हाथ में होता है। यही है समाजवाद। तो पूंजीवादी कौन है? पूंजीवादी है अमेरिका, और साम्यवादी कौन है? साम्यवादी है सोवियत संघ। समाजवादी कौन है? समाजवादी है सोवियत संघ। तो ये था शीत युद्ध। शीत युद्ध क्या है? शीत युद्ध विचारधाराओं का युद्ध है। शीत युद्ध में हिंसात्मक लड़ाइयाँ नहीं होती हैं, लेकिन अपने विचारों का तनाव सदा बना रहता है। हमेशा ऐसा माहौल रहता है कि जैसे युद्ध होकर ही रहेगा, लेकिन युद्ध नहीं होता है। यही है शीत युद्ध। शीत युद्ध किनके मध्य हुआ था? शीत युद्ध दो महाशक्तियों के मध्य हुआ था। कौन कौन सी? एक तो था संयुक्त राज्य अमेरिका और एक था कौन? सोवियत संघ, यानी कि जो वर्तमान रूस है वो सोवियत संघ, USSR। देखिए, दो ध्रुवीय विश्व का आरंभ। अब अपने जो टॉपिक है अभी दूसरा पार्ट है, ये तो पार्ट हटा दिया गया है, शीत युद्ध का दौर। और दूसरा पार्ट कौन सा था? दो ध्रुवीयता का अंत। उसको समझने के लिए इस टॉपिक को समझना जरूरी है। दो ध्रुवीय विश्व का आरंभ। देखिए, संयुक्त राज्य एक तरफ था, संयुक्त राज्य अमेरिका, और दूसरी तरफ कौन था? सोवियत संघ था। संयुक्त राज्य अमेरिका ने, यानी कि पश्चिमी देशों ने, पश्चिमी देश था ये तो, पश्चिमी देशों ने अपने संगठन की स्थापना की, यानी कि नाटो संगठन की स्थापना की। नाटो संगठन की स्थापना किसने की? संयुक्त राज्य अमेरिका ने की, यानी कि पश्चिमी देशों ने की। संयुक्त राज्य अमेरिका और उसके जो साथी देश थे उन्होंने की नाटो संगठन की स्थापना, नाटो की। नाटो जो संगठन की हुआ था, इसका जो स्थापना हुई थी वो अप्रैल 1949 में हुई थी। कब हुई थी? अप्रैल 1949 में हुई थी। इसमें कितने देश थे? 12 देश थे। 12 देश कितने देश शामिल थे इसमें? 12 देश शामिल थे। तो नाटो की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ये नाटो की फुल फॉर्म है। देखिए, नाटो का उद्देश्य क्या है? नाटो का उद्देश्य है कि अमेरिका या इन देशों पर, जो ये 12 देश हैं, अमेरिका या जो साथी देश है इसके, उनमें से किसी एक पर हमला होता है तो सभी पर हमला समझा जाएगा। ये नाटो का उद्देश्य था कि अमेरिका व इन देशों में से किसी एक पर हमला होता है तो सभी पर हमला समझा जाएगा। ये नाटो का कहना था। सोवियत संघ ने नाटो के विरुद्ध एक वार्सा पैक्ट की, यानी कि इधर तो था अमेरिका और साथी देशों का नाटो संगठन था, और इधर सोवियत संघ और उसके साथी देशों का वार्सा पैक्ट था, यानी कि साम्यवादी सैन्य संगठन था वार्सा पैक्ट। वार्सा पैक्ट की स्थापना कब हुई? 1955 में हुई थी। वार्सा पैक्ट
वार्सा पैक्ट की स्थापना 1955 में हुई थी, यानी कि मई 1955 में सम्मेलन हुआ था, वार्सा सम्मेलन। उसी के तहत वार्सा पैक्ट की स्थापना हुई। किसने की वार्सा पैक्ट की स्थापना? सोवियत संघ तथा साथी देशों ने की। तो वह सोवियत संघ का उद्देश्य क्या था, क्या कहना था? वार्सा पैक्ट का क्या कहना था? वार्सा पैक्ट का कहना था कि नाटो में शामिल जो देश है, यानी कि जो 12 देश है नाटो में शामिल देशों का यूरोप में मुकाबला करना, नाटो में शामिल देशों का यूरोप में मुकाबला करना, ये इसका कहना था वार्सा पैक्ट का। देखिए, अब जो दो ध्रुवीय है वो क्या है? दो ध्रुवीय, शीत युद्ध के दौरान विश्व 2 गुटों में बंट गया। ऐसा हुआ है। शीत युद्ध में कौन कौन था? संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ था। तो 2 महाशक्तियां थी, ये दो गुटों में बंट गया, यानी कि अपना वर्चस्व स्थापित करने चाहते थे विश्व में। जैसे अमेरिका बहुत से देशों को अपने फेवर में करना चाहता था, सोवियत संघ अपने फेवर में करना चाहता था, और बीच में निवाला बना हुआ था कौन? यूरोप बना हुआ था। यानी कि यूरोप के आधे देश तो किस में थे? अमेरिका के फेवर में थे, और आधे देश किसके फेवर में थे? सोवियत संघ के फेवर में थे। यानी कि क्या होता है कि शीत युद्ध के दौरान विश्व 2 गुटों में बंट गया। कितने गुटों में? 2 गुटों में बंट गया। पूरा विश्व जो है कितने गुटों में बंट गया? 2 गुटों में बंट गया। 2 ध्रुवीय नाम से पता चलता है कि विश्व जो है 2 ध्रुवों में बंट गया, यानी कि 2 महाशक्तियों में बंट गया। एक का नेतृत्व किया किसने? संयुक्त राज्य अमेरिका ने, और दूसरे का नेतृत्व किया किसने? सोवियत संघ ने। यानी कि जो विश्व था वो 2 गुटों में बंट गया, जिससे शक्ति संरचना है उसकी 2 ध्रुवीय हो गई, जिससे शक्ति संरचना ही 2 ध्रुवीय हो गई। यानी कि एक का नेतृत्व अमेरिका ने किया और दूसरे का नेतृत्व सोवियत संघ ने किया। यही 2 महाशक्तियां थी उस टाइम पे, जो शीत युद्ध के दौरान। यानी कि एक का नेतृत्व अमेरिका ने किया और दूसरे का सोवियत संघ ने किया था। ठीक है। अब 9 स्वतंत्र देश, अब जैसे भारत भी था, 9 स्वतंत्र देश ही था भारत उस टाइम पे। शीत युद्ध चल रहा था। शीत युद्ध कब से कब तक था? 1945 से लेकर 1991 तक था। 1945 से 1991 तक था शीत युद्ध। अब इसी शीत युद्ध के दौरान जो 2 ध्रुवीय विश्व का आरंभ हुआ, इसी टाइम पे शीत युद्ध के दौरान ही 9 स्वतंत्र देश हुए। जैसे भारत भी 9 स्वतंत्र देश था, भारत था, पाकिस्तान था, बांग्लादेश भी शीत युद्ध के दौरान 9 स्वतंत्र हुआ था, मिस्र था, यूगोस्लाविया था, आदि सभी 9 स्वतंत्र देश थे। इनको चिंता हुई कि कहीं वे अपनी आज़ादी को पाने के साथ ही खो न बैठे। यानी कि 9 स्वतंत्र देश जो थे उनको पाने के लिए अमेरिका भी लालायित था और सोवियत संघ भी लालायित था। क्यों था? क्योंकि इनका लोभ था। एक तो सैन्य संगठन की स्थापना करने के लिए, सेना संचालन के लिए, आर्थिक प्रॉब्लम दूर करने के लिए, जैसे तेल है, खनिज है, आदि सभी प्राप्त करने के लिए इन जो महाशक्तियाँ थी, इनको छोटे देश जो 9 स्वतंत्र देश थे, इनको अपने फेवर में करना चाहते थे ये भी। तो 9 स्वतंत्र देशों को यही चिंता थी कि अपन किस में शामिल हुए, सोवियत संघ में शामिल हुए या फिर अमेरिका में शामिल हुए। ये चिंता थी 9 स्वतंत्र देशों को कि कहीं वे अपनी आज़ादी को पाने के साथ ही खो न बैठे। अब देखो ये मैप देखते हैं। मैप में नाटो सदस्य हैं जो पीले कलर में है। ये देखो नाटो सदस्य जो नाटो संगठन की स्थापना की थी। जैसे अमेरिका के नेतृत्व में नाटो संगठन बना था, अमेरिका के नेतृत्व में, और वार्सा पैक्ट किसके नेतृत्व में? सोवियत संघ के नेतृत्व में। तो ये यूरोप है पूरा, देखो ये पूरा यूरोप है। यूरोप में देखो एक तरफ है सोवियत संघ और एक तरफ है सोवियत संघ और इधर है अमेरिका। अब देखो ये यूरोप में जो आधे देश है, आधे देश किसके फेवर में है? सोवियत संघ के फेवर में है, और ये पीले कलर में जो है ये अमेरिका के फेवर में है। वार्सा पैक्ट जो इस यूरोप में ये जो देश है छोटे छोटे, ये किसके फेवर में है? जो लाल कलर में है ये वार्सा पैक्ट जो है, वार्सा पैक्ट के सदस्य हैं, सोवियत संघ के फेवर में है ये। और ये पीले कलर में किसके फेवर में है? ये नाटो सदस्य हैं, 12 देश हैं ये। और ये किसके फेवर में है? ये अमेरिका के फेवर में है। ठीक है। और जो ये ग्रीन कलर में है ये अन्य कम्युनिस्ट देश है। यानी कि जो 9 स्वतंत्र देश है, यूगोस्लाविया है, मिस्र है, ये सभी 9 स्वतंत्र देश है। ये सभी देश है। यानी कि इसमें अपन को महत्वपूर्ण समझना है
केवल नाटो संगठन को और कौन से संगठन को, वार्सा पैक्ट को समझना है। देखिए नाटो संगठन में फ्रांस है, स्पेन है, पुर्तगाल है, पश्चिमी जर्मनी, देखो पूर्वी जर्मनी, पश्चिमी जर्मनी, इसमें पूर्वी जर्मनी, पश्चिमी जर्मनी। अब ये देखो पूर्वी जर्मनी तो किसके फेवर में थी, पूर्वी जर्मनी सोवियत संघ के फेवर में थी, और पश्चिमी जर्मनी किसके फेवर में है, पश्चिमी जर्मनी जो अमेरिका है उसके फेवर में थी। यानी कि जर्मनी का एकीकरण हुआ था 1989 में। 1989 में जर्मनी का एकीकरण हुआ क्योंकि इनके बीच में एक दीवार थी, बर्लिन की दीवार। बर्लिन की दीवार खड़ी की गई थी 1961 में। कब की गई थी, 1961 में खड़ी की गई थी, और 1989 में इसको जो बर्लिन की दीवार है उसको तोड़ डाला और जर्मनी का एकीकरण हो गया। उस टाइम पे 1989 में जर्मनी का एकीकरण हो गया, और सोवियत संघ जो है 1991 में इसका विघटन हो गया। अनेक देश बन गए, इसके स्वतंत्र देश बन गए 1991 में। फिर जाके 1991 में शीत युद्ध का अंत हो गया था। तो ये था नाटो संगठन। नाटो संगठन जो अमेरिका का था, और ये वार्सा पैक्ट जो किसका था, सोवियत संघ रूस का था। तो ये था, जैसे डेनमार्क है, ब्रिटेन है, ये सभी अमेरिका के फेवर में थे, और इधर पूर्वी बर्लिन है, पोलैंड है, चेकोस्लोवाकिया है, रोमानिया है, बुल्गारिया है, हंगरी है, ये सभी सोवियत संघ के फेवर में थे। अब देखो नव स्वतंत्र जो देश है, नव स्वतंत्र जो देश है, ये किस में शामिल हो, ये चिंता थी उनको। दो ध्रुवीय विश्व था उस टाइम पे, दो ध्रुवीय विश्व, यानी कि एक का नेतृत्व किसने किया, अमेरिका ने, और दूसरे का सोवियत संघ ने किया। यानी कि पहली दुनिया, दूसरी दुनिया और तीसरी दुनिया। पहली दुनिया में कौन है, पहली दुनिया में वो है संयुक्त राज्य अमेरिका और उसके साथी देश, पहली दुनिया में शामिल है। दूसरी दुनिया में है सोवियत संघ और उसके साथी देश, दूसरी दुनिया में शामिल है। अब पहली दुनिया, दूसरी दुनिया ये तो थे ही, इसके अलावा तीसरी दुनिया और है। तीसरी दुनिया में कौन देश है, वो है जो नव स्वतंत्र देश है, नव स्वतंत्र देश है तीसरी दुनिया में। देखते हैं मैप के माध्यम से। देखिए ये मैप है पहली दुनिया, दूसरी दुनिया और तीसरी दुनिया की। पहली दुनिया में ये जो पीले कलर में है, ये पहली दुनिया में है, यानी कि ये अमेरिका है, उत्तरी अमेरिका, ये है दक्षिणी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका में ये ग्रीनलैंड है, ये जो यूरोप के देश है ये अमेरिका के फेवर में है। अमेरिका के फेवर में कौन है, ये पीले देश, ये जो पीले रंग के हैं यूरोप में, ये अमेरिका के फेवर में है, पहली दुनिया के देश है ये। और ये जो लाल कलर में है ये सोवियत संघ के फेवर में है, ये सोवियत संघ के फेवर में, यानी कि सोवियत संघ का वर्चस्व देखो यूरोप में कहाँ तक है, और अमेरिका का वर्चस्व देखो कहाँ तक है यूरोप में, यहाँ तक। तो अपना वर्चस्व बढ़ाना, विश्व में अपना वर्चस्व बढ़ाना ही क्या है, दो ध्रुवीय विश्व है। यानी कि अमेरिका अपना वर्चस्व बढ़ा रहा था पूरे विश्व में, और इधर सोवियत संघ भी अपना वर्चस्व बढ़ा रहा था पूरे विश्व में। ये जो सोवियत संघ और अमेरिका है, ये दोनों चाहते थे कि जो नव स्वतंत्र देश है, ये वाले नव स्वतंत्र देश है, ये भी अपने फेवर में आ जाए। देखिए भारत भी नव स्वतंत्र देश था उस टाइम पे था नहीं, 1947 में आज़ाद हुआ था, और 1945 से ही शीत युद्ध आरंभ हो गया था। तो ये भी नव स्वतंत्र देश था। बांग्लादेश भी नव स्वतंत्र था, पाकिस्तान था, नव स्वतंत्र थे ये। तो ये अलग से थे, तीसरी दुनिया के देश है ये तीसरी दुनिया के देश है। और ये पीले कलर में है जो ये पहली दुनिया है, और ये लाल कलर में ये है दूसरी दुनिया। तो समझ में आ गया, ये है पहली दुनिया, दूसरी दुनिया और तीसरी दुनिया के देश। दो ध्रुवीय क्या है, दो ध्रुवीय विश्व क्या है, दो ध्रुवीय विश्व है कि अमेरिका, दो ध्रुवीय में दो महाशक्तियां हैं, कौन कौन सी, एक तो है संयुक्त राज्य अमेरिका और दूसरी है सोवियत संघ। यहाँ पे सोवियत संघ है, ये सोवियत संघ, दो महाशक्तियां हैं ये पूरे विश्व में। और अमेरिका चाहता है क्या चाहता है कि ये पूरा विश्व में जितने भी देश है नव स्वतंत्र, वो अपने फेवर में आ जाए। इनसे अपन को महत्वपूर्ण संसाधन है, जैसे तेल है, खनिज है, वो मिलेंगे, आर्थिक सहायता भी प्राप्त होगी, सैन्य सहायता भी प्राप्त होगी, वगैरह वगैरह। इसकी मतलब ये सोच रहा था ये, और इधर सोवियत संघ भी यही सोच रहा था। इसलिए ये अपने वर्चस्व स्थापित करना चाहते थे पूरे विश्व में। यही है दो ध्रुवीय विश्व। समझ में आ गया, आगे बढ़ते हैं। तो पहली दुनिया में कौन आ गया,
पहली दुनिया में संयुक्त राज्य अमेरिका और उसके साथी देश आ गए, दूसरी दुनिया में सोवियत संघ और उसके देश आ गए शामिल देश, और तीसरी दुनिया में 9 स्वतंत्र देश आ गए। अब देखिए 9 स्वतंत्र जो देश थे उनको जो महाशक्तियाँ थी कौन, सोवियत संघ और अमेरिका, ये क्यों चाहते थे कि अपन में शामिल हो जाए? 9 स्वतंत्र देश क्यों महत्वपूर्ण थे महाशक्तियों के लिए? महाशक्तियों के लिए क्यों महत्वपूर्ण थे? जैसे महत्वपूर्ण संसाधन के लिए, महत्वपूर्ण संसाधन में तेल है, खनिज है, गैस है, ये सभी पाने के लिए ये सभी जरूरत हो सकती है, महाशक्तियों को जरूरत होती है, इसलिए 9 स्वतंत्र देश महत्वपूर्ण थे। भू क्षेत्र यानी कि सैन्य संचालन के लिए, भू क्षेत्र जैसे युद्ध हो जाता है दोनों महाशक्तियों में, तो इन 9 स्वतंत्र देशों का जो भूमि है उनका उपयोग सैन्य संचालन के लिए भी कर सकते हैं, ठीक है, हथियारों की जमाबंदी के रूप में भी कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट है सैनिक ठिकाने, यानी कि जो जैसे सोवियत संघ था, सोवियत संघ था उसका यूरोप में बहुत फैला होता, बहुत वर्चस्व था, तो यूरोप में वो अपने ठिकाने स्थापित कर सकता था। वैसे ही अमेरिका भी यूरोप के कुछ देशों में अपने ठिकाने स्थापित कर सकता था, तो यही सैनिक ठिकाने की स्थापना के लिए भी जरूरी थे। आर्थिक मदद यानी कि जो ठिकाने स्थापित किए हैं या सैन्य खर्च के लिए भी, सैन्य खर्च वहन करने के लिए भी जो आर्थिक सहायता कर सकते हैं ये 9 स्वतंत्र देश, इसलिए भी महाशक्तियों के लिए महत्वपूर्ण थे। तो ये 4 टॉपिक है, महत्वपूर्ण संसाधन, सैनिक ठिकाने, भू क्षेत्र और आर्थिक मदद, ये सभी के लिए महत्वपूर्ण थे महाशक्तियों के लिए 9 स्वतंत्र देश। अब आपने देखा कि अपन ने पहली दुनिया देखी, दूसरी दुनिया देखी और तीसरी दुनिया भी देखी। तीसरी दुनिया में 9 स्वतंत्र देश हैं, तो 2 ध्रुवीयता को चुनौती दी गई। किसने दी चुनौती? गुट निरपेक्षता ने। जो गुट निरपेक्षता का आंदोलन चला था उसने 2 ध्रुवीयता को चुनौती दी, ठीक है। 2 ध्रुवीयता क्या है ये समझ में आ गया तुम्हें? तो देखिए गुट निरपेक्षता, शीत युद्ध की वजह से विश्व 2 प्रतिद्वंदी गुटों में बंट गया। एक प्रतिद्वंदी कौन था? अमेरिका, और एक तरफ कौन था? सोवियत संघ था, रूस था। एक तरफ कौन था? पूंजीवादी था, एक तरफ था साम्यवादी। पूंजीवादी का समर्थक अमेरिका है और साम्यवादी का समर्थक कौन है? सोवियत संघ है, सही है, सोवियत संघ है। तो ये 2 प्रतिद्वंदी गुटों में बंट गया। तब 9 स्वतंत्र देशों को गुट निरपेक्षता ने तीसरा विकल्प दिया, यानी कि 9 स्वतंत्र देश को चिंता थी कि अपन जो 9 स्वतंत्र देश है उनको क्या चिंता थी कि अपन सोवियत संघ में शामिल हो या फिर अमेरिका में शामिल हुए, किस में शामिल हो। अगर अमेरिका में शामिल होंगे तो अमेरिका की रणनीति अपनानी पड़ेगी, अपन को युद्ध में भी भाग लेना पड़ेगा। सोवियत संघ में लेते हैं तो सोवियत संघ के खिलाफ नहीं जा सकते, तो यानी कि जो अपन आज़ाद हुए लेकिन फिर भी आज़ाद नहीं है। तो इन 9 स्वतंत्र देशों या चिंतनशील देशों को गुट निरपेक्षता ने तीसरा विकल्प दिया। गुट निरपेक्षता का अर्थ क्या होता है? देखो, गुट निरपेक्षता का अर्थ है कि किसी भी गुट में शामिल नहीं होना। गुट निरपेक्षता महाशक्तियों के गुटों में शामिल न होने का आंदोलन है, यानी कि महाशक्तियों के गुटों में, महाशक्तियों के गुटों यानी कौन से? एक तो है नाटो संगठन और एक है वार्सा पैक्ट, नहीं है एक तो है नाटो संगठन, एक है वार्सा पैक्ट। इन दोनों शक्तियों में शामिल नहीं होना, यानी कि महाशक्तियां अमेरिका और सोवियत संघ, इन दोनों गुटों में शामिल ना होके गुट निरपेक्षता में शामिल होना। गुट निरपेक्षता महाशक्तियों के गुटों में शामिल न होने का आंदोलन है। गुट निरपेक्ष यानी कि गुट में, किसी में भी गुट में निरपेक्ष रहना। गुट निरपेक्ष यानी कि किसी भी गुट में शामिल नहीं होना। 5 देशों के नेता ने गुट निरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक माने जाते हैं। जो 5 देश के नेता हैं वो गुट निरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक माने जाते हैं। 9 स्वतंत्र देश है ये, यानी कि किसी भी गुट में शामिल देश नहीं होना चाहते थे, न तो अमेरिका में और न ही सोवियत संघ में। देखिए 5 देशों के नेता कौन कौन से हैं वो ट्रिक से समझते हैं इसको। ट्रिक है कि टीटा नेहरू के सिर से कर्ण के घर वामेन मार्ग से गया। टीटा नेहरू के सिर से किसके घर? कर्ण के घर वामेन मार्ग से गया, ये ट्रिक है भाई। तो टीटा से क्या बनेगा? टीटा से बनेगा जोसेफ ब्राज टीटो। क्या बनेगा? जोसेफ ब्राज टीटो, ये बनेगा टीटा। टीटा से जोसेफ ब्राज टीटो। ये कहाँ के थे? ये युगोस्लाविया के थे, युगोस्लाविया के शासक थे ये। कौन? जोसेफ ब्राज टीटो।
ये जोसेफ ब्रास टिटो जो थे यूगोस्लाविया के शासक थे। तो ये यूगोस्लाविया के थे, कैसे याद रखोगे? जैसे ये टीटा है, टीटा सेफ रहने के लिए क्या बनाएगा? टीटा सेफ रहने के लिए घोंसला बनाएगा, यानी कि घोंसला, ये बीच में देखो ये घोंसला आ रहा है, तो टीटा सेफ रहने के लिए क्या बनाएगा? घोंसला बनाएगा। तो जोसेफ ब्रास टिटो यूगोस्लाविया के शासक थे। और इसमें जवाहरलाल नेहरू के बारे में सब जानते ही हो। जवाहरलाल नेहरू है भारत के पहले प्रधानमंत्री। सिर से बनेगा क्या? सिर से गमाल अब्दुल नासिर। गमाल अब्दुल नासिर। गमाल अब्दुल नासिर कहाँ के थे? मिस्र के थे। गमाल अब्दुल नासिर कहाँ के थे? मिस्र के थे। अब देखिए इसको कैसे याद रखोगे कि गमाल अब्दुल नासिर मिस्र के थे? कैसे याद रखोगे? देखो अब्दुल का क्या दुखने लग गया? सिर दुखने लग गया अब्दुल का। तो उसने सिर मिटाने के लिए क्या किया? सिर मिटाने के लिए मिश्री खाई। सिर मिटाने के लिए क्या खाई? मिश्री खाई, तब सिर मिटा उसका। तो गमाल अब्दुल नासिर कहाँ के हैं? मिस्र के हैं। अब आगे देखो कर्ण से बनेगा क्या? सुकर्णु। कर्ण से क्या बनेगा? सुकर्णु कहाँ के थे? इंडोनेशिया के थे। अब देखो सुकर्णु, कर्ण में क्या पहनते हैं? कर्ण यानी कान, और कान में क्या पहनते हैं? कुंडल। कर्ण के कुंडल। अब कुंडल किस कंपनी के हैं? इंडो कंपनी के हैं भाई। कुंडल किस कंपनी के? इंडो कंपनी के हैं, यानी कि सुकर्णु इंडोनेशिया के हैं। ओके। अब देखो वामेन से बनेगा वामेन एन क्रुमा। अब देखो ये कहाँ के हैं? घाना के। मेन से क्या बनेगा? मेन जो क्या खाते हैं? मेन क्या खाते हैं? तिल्ली और गुड़ को मिला के खाते हैं भाई। अब तिल्ली और गुड़ का मिश्रण कराने के लिए कहाँ जाएंगे? वो घाणी पे जाएंगे। घाणी पे, जो देसी भाषा में उसे क्या कहते हैं? घाणी बोलते हैं, और तेल मिल बोलते हैं। ठीक है, ऐसे तो तेल मिल बोलते हैं, लेकिन कच्ची घाणी जो बैलगाड़ी होती है, सब जानते हो बैलगाड़ी को, उसमें तेल, तिल्ली और गुड़ का मिश्रण किया जाता है। तो मेन क्या खाते हैं? और तिल्ली और गुड़ का मिश्रण, ये खाते हैं घाना, जिसे घाना कहते हैं। तो घाना के वामे एन क्रुमा कहाँ के हैं? घाना के हैं। ठीक है, तो ये था गुटनिरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक नेता। अब आगे देखते हैं, जैसे पहला जो गुटनिरपेक्ष सम्मेलन हुआ था, कहाँ पे हुआ था? 1961 में बेलग्रेड में हुआ था। पहला गुटनिरपेक्ष सम्मेलन हुआ था 1961 में बेलग्रेड में हुआ था। तो 12th क्लास के लिए ये टॉपिक हटा दिया गया है, लेकिन इसको समझना देखो जरूरी है। आगे के टॉपिक भी इसी तरह ट्रिक से समझाया जाएगा। इस वीडियो को शेयर करना, ग्रुप में डालना। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।